सुप्रभात बेटा। आज हम 8वीं क्लास का 8वां अध्याय पारिवारिक आय तथा बचत पढ़ रहे हैं। सब बच्चे बेटा ये चैप्टर को जब पढ़ेंगे अपनी बुक निकाल लेना और बुक में से साथ साथ में पढ़ते जाना। ठीक है बेटा, कुछ हो सकता है कि क्लियर ना भी दिखे तो बुक में पढ़ लेना साथ में। पारिवारिक आय तथा बचत। पारिवारिक क्या होता है? परिवार की। आय क्या होती है बेटा? जो परिवार के सदस्य है, जो इनकम जो कमा के लेके, जो पैसे कमा के लेके आते हैं, वो आय कहलाती है। बचत क्या होगी? जिसको हम बचा कर रखते हैं, उसको हम बचत कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे आय के साधन। परिवार को अनेक साधनों द्वारा आय प्राप्त होती है। पारिवारिक आय का अर्थ पहले हमें पता होना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों की सम्मिलित आय पारिवारिक आय कहलाता है। ठीक है बेटा, पारिवारिक क्या? परिवार के सदस्यों द्वारा जो कमाया जाता है, जो धन, उसको हम आय कहते हैं, पारिवारिक आय। पारिवारिक आय को 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। पहला है मौद्रिक आय, दूसरा वास्तविक आय और तीसरा है आत्मिक आय। मौद्रिक आय क्या होती है? मौद्रिक आय वो आय होती है बेटा जो परिवार के सदस्य कोई ना कोई काम करता है, कार्य करता है, और उसके बदले में उसको जो पैसा मिलता है, मुद्रा जो मिलती है, रुपया मिलता है, उसको हम मौद्रिक आय कहते हैं। और भारत में मुद्रा के रूप में क्या मिलता है? रुपया। रुपया प्रयोग में लाया जाता है। तो परिवार का सदस्य जो भी कोई काम करता है और उसके बदले जो उसको पैसा प्राप्त होता है, उसको हम मौद्रिक आय कहते हैं। मौद्रिक आय के अनेक साधन हैं, अनेक उदाहरण हैं। पहला जैसे नौकरी से प्राप्त वेतन है, ठीक है, या व्यापार से होने वाला लाभ है। मजदूरी का पारिश्रमिक, की मजदूरी के बदले जो परिश्रम करता है, परिश्रम के बदले जो मजदूरी मिलती है उसको। उद्योग धंधों से प्राप्त धन, निवृत्ति वेतन, बचत किए हुए धन पर मिलने वाला ब्याज, मकान, दुकान आदि पर संपत्ति प्राप्त किया, किराया, कृषि उपज आदि बेचकर प्राप्त धन, उपहार मतलब गिफ्ट, गिफ्ट के रूप में प्राप्त धन आदि। ये सभी किसके उदाहरण है? मौद्रिक आय के। दूसरा हमारा है वास्तविक आय। किसी एक समय में परिवार को उपलब्ध सभी वस्तु एवं सेवाएं वास्तविक आय में सम्मिलित की जाती है। यह आय समय के साथ बदलती रहती है। ठीक है बेटा, वास्तविक आय वो होती है जो एक समय में परिवार को उपलब्ध सभी परिवार के सदस्यों को अनेक वस्तुएं या सेवाएं वास्तविक रूप से प्राप्त हो जाती है, उसको हम वास्तविक आय कहते हैं। वास्तविक आय 2 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष वास्तविक आय और अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। प्रत्यक्ष वास्तविक आय वो आय होती है बेटा जो परिवार को वस्तु और सेवाओं के रूप में प्राप्त होती है। परिवार के सदस्यों को धन खर्च मतलब व्यय नहीं करना पड़ता, खर्च नहीं करना पड़ता, उसको अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। जैसे कि नौकरी करने से उसको क्या मिलता है? वेतन तो मिलता है, तो जो वेतन मिला वो तो हमारा कौन सी आय हो गई थी? मौद्रिक आय। लेकिन नौकरी के साथ उसको वेतन के अलावा जो सुविधाएं प्राप्त हो जाती है, उसको हम प्रत्यक्ष वास्तविक आय कहते हैं। जैसे रहने के लिए नौकरी के साथ उसको घर मिल गया, स्कूटर मिल गया, कार मिल गई, यूनिफॉर्म मिल गई, नौकर मिल गए, टेलीफोन की सुविधाएं मिल गई, या चिकित्सा की सुविधा प्राप्त होगी, तो वो क्या है? प्रत्यक्ष वास्तविक आय। जो उसे नौकरी करने के साथ जो उसको सेवाएं या सुविधाएं प्राप्त हो जाती है, तो वो उसकी प्रत्यक्ष वास्तविक आय कहलाती है। दूसरा है अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। कौन सी होती है? जो परिवार के सदस्य हैं उसको जो ज्ञान है या कार्य करने में, किसी कार्य को करने में वो कुशल है, उससे वो विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त कर लेता है। जैसे डॉक्टर सदस्य द्वारा चिकित्सा सेवा, घर पर स्वेटर बुनना, कपड़े सिलना, जैम जेली अचार मुरब्बा आदि बनाना। अब ये लगा कि चलो कोई है तो उस मम्मी है घर पे, मम्मी घर का काम करती है या जॉब भी करती है, लेकिन जॉब के साथ में अगर मम्मी घर पे स्वेटर बुन लेती है या कपड़े सिल लेती है, जैम जेली अचार मुरब्बा बना लेती है और उसको बेच देती है, तो वो परिवार की क्या होगी? अप्रत्यक्ष, किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा है, वो अपने आप ही उसको मिल रही है, तो वो क्या है? अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। ठीक है बेटा, परिवार को उपलब्ध सामुदायिक सेवाएं जो सामुदायिक रूप से सभी को प्राप्त होती है, वो भी अप्रत्यक्ष में आ जाएगी। जैसे सरकारी स्कूल मिल गया, अस्पताल मिल गए, पार्क मिल गए सरकारी, तो उनमें क्या है? परिवार के किसी सदस्य को किसी प्रकार से पैसे वहाँ पे लगाने नहीं पड़े, अपने आप ही गवर्नमेंट ने निःशुल्क मिल गई सभी को। तो वो जो निःशुल्क मिल गई, जिस सेवाओं का भी लाभ उठा रहे हैं वे, तो वो भी अप्रत्यक्ष वास्तविक आय कहलाई, क्योंकि इसमें उसने कोई पैसा
लगाया नहीं बल्कि फ्री में उपलब्ध हो रही है। ठीक है बेटा, ये अप्रत्यक्ष वास्तविक होती है कि प्रत्यक्ष रूप से हमें पता भी नहीं लग रहा, तो वो अप्रत्यक्ष हो गई। ठीक है। तीसरा हमारा आत्मिक आय, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त मौद्रिक तथा वास्तविक आय के वह से परिवार को जो संतुष्टि मिली उसको आत्मिक आय कहते हैं। इसमें क्या बेटा, जो मौद्रिक आय थी, जो उसने नौकरी की, दूसरा उसने किसी प्रकार की वहाँ से सुविधाएं या सेवाएं भी मिल गई उससे, तो मौद्रिक आय और वास्तविक आय के वैसे वह मतलब खर्च से परिवार को जो संतुष्टि मिलती है उसको आत्मिक आय कहते हैं। कि हमारे माता पिता किस लिए कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं हमारे लिए कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाए और अच्छे अपने पैरों पर खड़े हो जाए। तो अगर माँ बाप ने ये सोच के पहले नौकरी की, फिर उसको सरकार से सरकारी स्कूल में आपका एडमिशन करा दिया, वहाँ से उसको सेवाएं सुविधाएं भी मिल गई, वास्तविक आय भी प्राप्त हो गई और मौद्रिक आय भी, उससे फिर उसको संतुष्टि मिली कि उसने 12th पास की और उसको कहीं ना कहीं अच्छी पढ़ाई की और किसी अच्छी जॉब उसको प्राप्त हो गई, तो वो क्या, उसको आत्मिक संतुष्टि आत्मिक होती है जो दिखाई नहीं देती। ठीक है, अंदरूनी रूप से जो उसको मिली संतुष्टि उसको हम आत्मिक आय कहते हैं। दूसरा है बचत। बचत का अर्थ एवं आवश्यकताएं। पहले तो बेटा हमें बचत का अर्थ पता होना चाहिए कि परिवार की आय का वह अंश जो परिवार अपनी वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति के लिए भविष्य के लिए बचा कर रखता है उसको हम बचत कहते हैं। बचत किए हुए धन को देश के विकास के लिए उत्पादन कार्यों में लगाया जा सकता है। इस धन पर परिवार को ब्याज भी मिलता है। इसके विपरीत बचाया हुआ धन यदि घर पर ही संग्रह किया जाए तो वह धन बचत नहीं कहलाता। ठीक है बेटा, बचत क्या होता है, परिवार के सदस्य कोई ना कोई आय प्राप्त होती है, उस आय में से कुछ धन वो बचा कर रख लेता है कि आगे आने वाले समय में उसका उपयोग कर सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन उस बचे हुए धन को हम बैंक में भी जमा करा सकते हैं, तो उस पर हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, हमें अधिक से अधिक मुनाफा ही होगा, उससे धन में वृद्धि ही होगी। और अगर हमने वो धन घर में रख लिया तो उसको हम संग्रह किए हुए धन को हम बचत नहीं कहेंगे, क्योंकि घर में जो रखा हुआ धन है उसको हम निकाल के खर्च भी कर देते तो वो बचा हुआ धन कब बचेगा, बचेगा ही नहीं। तो इसलिए हमें ऐसी जगह पर रखना, स्टोर कर लेना चाहिए, संग्रहित कर लेना चाहिए जहाँ से हम उसको निकालें ना और आगे भविष्य के लिए ही उपयोग में वो लाया जाए। फिर है प्रत्येक परिवार को निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बचत करना आवश्यक है। ठीक है, परिवार के प्रत्येक सदस्यों को जो बचत करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले क्या, आपातकालीन स्थिति का सामना करना, जब भविष्य में कोई भी हमारे परिवार के सदस्य पर कोई संकट में कालीन स्थिति आ जाती है तो उनका सामना करने के लिए जो हमने धन बचा कर रखा है उस धन की हमें आवश्यकता होती है और वही धन हमारा काम आता है। उदाहरण के लिए जैसे परिवार के किसी सदस्य भी बीमार पड़ जाता है या कोई दुर्घटना से उसको दैहिक असमर्थता प्राप्त होती है या किसी घर के परिवार के सदस्य का निधन हो जाता है या व्यापार में हानि होती है, तो ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं, बचे हुए धन की हमें आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है सुरक्षित भविष्य। इससे क्या है, बचा हुआ धन अगर हम बचा कर रखते हैं तो उससे हमारा भविष्य आने वाला समय जो सुरक्षित हो जाता है कि जब कोई वृद्ध व्यक्ति हो जाता है तो उस समय वो कार्य नहीं कर पाता और ना ही कोई आय प्राप्त कर सकता, ना ही कोई कमा ही सकता है, तो वो बचा हुआ जो धन है वो उस समय वो काम आ जाता है। तीसरा, पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए परिवार के विभिन्न सदस्यों की कोई ना कोई लक्ष्य होते हैं कि हमें इस धन का कहाँ पे काम लाना है, बच्चों की आगे अच्छी पढ़ाई करानी है, या जो लक्ष्य होते हैं उस लक्ष्य पर पहुंचाने में हमारी सहायता कौन सा धन करता है, बचत। ठीक है। चौथा, हमारी पारिवारिक जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में परिवार के सभी सदस्य का ये मेन मोटो भी होता है कि हमें अपनी क्या है, जीवन के स्तर को ऊंचा उठाना है। जीवन का ऊंचा स्तर कब उठता है, जब भौतिक वस्तुओं का वो परिवार में उपयोग करने लग जाता है, भौतिक वस्तुओं को खरीदता अपने लेके आता है अपने घर में, जैसे फ्रिज या कार आदि बचे हुए धन से वो खरीद कर ले आए, उससे क्या उसका जीवन स्तर ऊंचा उठ गया। पांचवा है अन्य आकस्मिक खर्चे। अन्य कोई भी अचानक कोई खर्चे आ जाते हैं तो उसमें उस धन का उपयोग किया जाता है, जैसे मेहमान आ गए उस महीने में या कोई त्यौहार आ गया, कोई ये शादी आ गई अचानक, तो उसके लिए उसको धन की बचत, बचा हुआ धन की आवश्यकता पड़ी तो वहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तीसरा हमारा है बचत के साधन, कि बचे हुए धन को हम बचत कहते हैं।
तो बचत के साधन की हम वो बचे हुए धन को कहाँ कहाँ लगाए, तो उन साधनों का चुनाव करते हैं। तो उनमें साधन हमारे होते हैं, जैसे कि एक बैंक है, दूसरा है डाकघर है, तीसरा है जीवन बीमा। इनमें हम लगा सकते हैं। इनसे हमारा क्या क्या धन, जो हमारा बचा हुआ धन है वो तो है ही, साथ में हमें उससे अधिक धन हमें प्राप्त होगा ब्याज के रूप में। ठीक है, पहला हम पढ़ेंगे बैंक। बचे किए हुए धन को हम सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए बैंक में जमा करा सकते हैं। परिवार के लिए बैंक में बचत खाता खोलना ठीक रहता है, बचत खाता खोलना चाहिए, जिससे कि खाते में थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो धन वहाँ पे क्या कर सके, जमा करा सके। तो इसलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, बैंक की। बैंक में धन जमा करा सकते हैं। बचत खाता किसी भी वयस्क या संरक्षता में किसी नाबालिग के नाम पर खोला जा सकता है। ठीक है बेटा, खाता खोलने के लिए बैंक जाकर फॉर्म जमा भरना होता है, जिस पर गवाही के रूप में भी एक व्यक्ति का हस्ताक्षर कराए जाते हैं। और जिसका इस बैंक में पहले खाता होता है, उस फॉर्म पर खाता खोलने वाले के 3 प्रतिरूप हस्ताक्षर भी कराए जाते हैं, सिग्नेचर कराए जाते हैं। बैंक में बचत खाता कम से कम 20 रुपये जमा कराकर भी खोला जा सकता है। ये बेटा रकम जो दी गई है ये पहले की थी, क्योंकि बुक की हमारी पहले छपी हुई है। ठीक है, लेकिन अब तो बचत जो खाता हम खोलते हैं वो निःशुल्क होता है, उसमें कोई पैसा हमें देना नहीं पड़ता। बैंक में जाते हैं और हम खाता खुलवा सकते हैं। अगर कोई नाबालिग भी है तो उसके लिए हम जॉइंट खाता भी खुलवा सकते हैं पेरेंट्स के साथ में। जैसे अभी सभी बच्चों का खाता खुला हुआ है ना, और सभी बच्चों का जो खाता है वो ज़रूरी है। ठीक है बेटा, जिसने नहीं भी खुलवाया वो खुलवाए। हम जब खाता खुलवाते हैं, खाता खुलवाने के बाद हमें एक बैंक की पासबुक मिलती है। प्रत्येक जमाकर्ता को खाता खोलने में एक पासबुक दी जाती है। जमाकर्ता का खाता नंबर, उसका नाम, पता, व्यवसाय अगर कोई है तो वो, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का नाम वहाँ पे लिख दिया जाता है। बैंक में धन जमा करने या निकालते समय पासबुक भी साथ देनी ही चाहिए, जिससे उसी समय प्रविष्टता कर दी जाए। पासबुक में प्रत्येक जमा की गई और निकाली गई राशि की प्रविष्टित करने के बाद खाता शेष राशि दिखाई जाती है, जिस पर बैंक के अधिकारी के भी हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है बेटा, बैंक की पासबुक मिलती है, उसमें पूरे फर्स्ट पेज पे तो डिटेल लिखी होती है, और आगे हम एंट्री कराते हैं कि कितना हमने पैसे जमा कराए, कब कराए और कितने निकाले। वो पूरी एंट्री होती है हमारी उस इसमें, बैंक की पासबुक में। ठीक है बेटा, फिर है बैंक में धन जमा करवाना। बैंक में धन जमा कराने के लिए हम क्या करते हैं, बैंक में उपलब्ध बचत खाता के साथ हम जमा पर्ची भरनी पड़ती है। बैंक में हमें एक जमा पर्ची मिलती है, और उस पर्ची में बैंक शाखा का नाम, तारीख, खाता नंबर, खातेदार का नाम, जमा की जाने वाली धनराशि शब्द और अंकों में भरी जाती है। इसके अतिरिक्त जमा किए जाने वाले नोट का विवरण भरकर जमाकर्ता को अपने हस्ताक्षर करने होते हैं, और इस पर्ची के साथ उसको धन जमा करने बैंक अधिकारी उसके पर्ची पर अपने हस्ताक्षर तथा बैंक की मोहर लगाकर जमाकर्ता को देता है। ये जो पर्ची आपको दिखाई दे रही है बेटी, ये जमा करती पर्ची है, ये आपको मिलती है। ये इसमें 2 साइड है, राइट और लेफ्ट। राइट वाली जो है बैंक वाले अपने पास रख लेते हैं, और लेफ्ट वाली जो है वो हमें दे देते हैं कि हमने कितना जमा कराया, उस पर भी साइन करके रिसिप्ट होते हैं। और इससे ऊपर जो देख रही है बेटा, ये हमारी पासबुक की दिखा रही है, एंट्री दिखा रखी है कब कैसे क्या होती है। ठीक है, सबका खाता सबने देख रखी होगी, ये नहीं देख रखी तो अब देख ली। फिर है बैंक से धन जमा पर्ची भी हमने देख ली। फिर है बैंक से धन निकलवाना। धन निकलवाने के लिए भी हम खातेदार को एक चेक उपलब्ध होता है। उस बैंक से जो धन निकलवाया जाता है वो हम चेक के द्वारा भी निकलवा सकते हैं। खातेदार को दी जाती है। खाते में हर समय उसको 100 रुपये उससे अधिक रहने आवश्यक होते हैं, नहीं तो वो चेक नहीं मिल पाता, उसको चेक बुक नहीं मिल पाती। चेक बुक इशू होने के बाद ये जो दिख रही है स्लिप आपको, ये क्या है, एक चेक की है। इसमें पे लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई, रुपये लिखे हुए, अंकों में भी और शब्दों में, और बैंक शाखा का पूरा एड्रेस लिख रखा है। ठीक है बेटा, ये होता है चेक। फिर है चेक या आहरण आदेश भरते समय। चेक को ही हम हिंदी में आहरण आदेश कहते हैं। ठीक है बेटा, तो चेक भरते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमारा चेक हमेशा, पहला है चेक हमेशा साफ बड़े अक्षरों में पूरा भरना चाहिए। जहाँ तक संभव हो चेक पर काट कर कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अगर कोई परिवर्तन कर दिए तो खातेदार को वहाँ पर अपने अपना हस्ताक्षर करने चाहिए। दूसरा है चेक पर धनराशि भरते समय छपे हुए शब्द रुपये के जितने पास से संभव हो उतने ही पास से लिखना शुरू करना चाहिए, अतः केवल शब्द का प्रयोग करना चाहिए, या शब्दों में लिखने के बाद एक लकीर खींच देनी चाहिए जिससे कि आगे कोई ना लिख सके। ठीक है बेटा, तीसरा है चेक पर तारीख अवश्य भरनी चाहिए, क्योंकि चेक पर किए गए खातेदार के हस्ताक्षर उसके प्रतिरूप हस्ताक्षर से मिलने होने चाहिए। जब हमने चेक
की तारीख है उस पर हस्ताक्षर बिल्कुल सही होने चाहिए, यह बात याद रखिए बेटा। और तारीख भी अवश्य लिखें। और चौथा, चेक बुक सदैव हमें सुरक्षित स्थान पर रखनी चाहिए। ठीक है बेटा, चोरी होने का भय रहता है, इसलिए सुरक्षित स्थान पर रखें। पांचवा, चेक काटते समय उसका पूर्ण विवरण चेक बुक में दी गई अभिलेख पर्ची में भी बनना चाहिए। चेक बुक जब हमें मिलती है तो जो भी चेक हम काट के देते हैं तो उसके लास्ट में एक पूरी तालिका बनी होती है कि किस समय कौन सी डेट में हमने कब किसको चेक दिया, तो उसको पर्ची को अवश्य भरना चाहिए। फिर है डाकघर। डाकघर भी क्या है, बचत के लिए जो हमारे धन को आप डाकघर में भी जमा करा सकते हैं। तो बचत की आदत को हम प्रोत्साहित देने के लिए डाकघर बचत बैंक की स्थापना की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय अपने नाम या अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर 2 या अधिक व्यक्तियों के नाम संयुक्त रूप से डाकघर में भी बचत खाता खोल सकता है। जैसे बैंक में खुलता है सेम ऐसे ही डाकघर में भी हम, डाकघर क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हैं। डाकघर में भी सेम हमें बचत खाता खोलते हैं। धन जमा कराने वाली पर्ची भी होती है, धन निकालने वाली भी पर्ची होती है। वहाँ से हम चेक बुक भी प्राप्त होती है, पासबुक भी। ठीक है बेटा, डाकघर के खाते को कम से कम 3 माह के बाद किसी भी अन्य डाकघर में भी हमें खुलवा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या था, डाकघर। डाकघर के बाद हमें पढ़ना है अपना तीसरा, हमारा डाकघर हमारा पूरा नहीं हुआ बेटा अभी। स्थानांतरित भी कहीं भी करा सकते हैं। डाकघर के बचत खाते में 6 वर्ष तक कोई लेन देन न होने पर अकार्य घोषित कर दिया जाता है, जिससे दोबारा कार्यशील किया भी जा सकता है। अगर कोई किसी का, अगर हम 6 महीने तक अगर कोई लेन देन नहीं करते तो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अगर बंद होने के बाद हम दोबारा भी उसको चालू करा सकते हैं। उसके लिए डाकघर में बचत खाते में सप्ताह में केवल 2 बार अधिक से अधिक 1,000 रुपये निकाले जा सकते हैं। इससे अधिक रुपये निकालने के लिए पहले हमें सूचना देनी होती है डाकघर में। डाकघर के खाते में 1 रुपये से कम की राशि नहीं निकाली जाती तथा खाते में हमेशा कम से कम 2 रुपये शेष रहने चाहिए। ये बेटा पुरानी छपी हुई है, ठीक है, ऐसा कोई 1 रुपया 2 रुपया हम नहीं निकालते, जमा कराते। ठीक है, अब तीसरा हमारा है जो जीवन बीमा। जीवन बीमा भी एक बचत का एक ऐसा साधन है जो परिवार को नियमित रूप से बचत की आदत डालता है और भविष्य में आर्थिक संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अनेक प्रकार की योजनाएं शुरू की हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकता और इच्छा के अनुसार योजनाओं को चुनकर बीमा करा सकता है। जीवन बीमा क्या होता है बेटा, आजीवन काल। जीवन बीमा एक होता है हमारा आजीवन काल, और यह एक निश्चित अवधि के लिए होता है। बीमे की अवधि समाप्त होने पर बीमेदार को बीमे की राशि बोनस के सहित मिल जाती है। दुर्भाग्यवश अगर बीमादार की मृत्यु हो जाती है तो पूरी राशि बीमादार द्वारा घोषित उत्तराधिकारी को दे दी जाती है, जो उसका उत्तराधिकारी है उसको दे दी जाती है। अन्य योजना के अंतर्गत बच्चों के विवाह या शिक्षा आदि के लिए भी बीमा कराया जा सकता है, जिसमें निश्चित समय के पश्चात विवाह या शिक्षा के समय रुपया मिल जाता है। बीमादार के मृत्यु हो जाने की स्थिति में आगे बीमे की किस्तें नहीं देनी होती और अवधि समाप्त होने पर उत्तराधिकारी को विवाह या शिक्षा के समय पूरी राशि मिल जाती है। ठीक है बेटा, जो अगर कोई ऐसी बीमा पॉलिसी कराता है और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो जितने साल की उसने अपने बच्चे की विवाह की या शिक्षा की जो बीमा कराया है, अगर उसकी मृत्यु बीच में हो जाती है या उसका टाइम बच गया है तो उसको किस्त देने की आवश्यकता नहीं होती, वो किस्त माफ़ हो जाती है और उसके जो टाइम पीरियड है उस टाइम पे जो उसका उत्तराधिकारी होता है उसको वो प्राप्त हो जाती है। भारतीय जीवन बीमा निगम के अतिरिक्त कई अन्य कंपनियां भी है जो परिवार की संपत्ति पर भी बीमा करती हैं, जैसे मकान है, दुकान है, स्कूटर है, कार आदि पर भी अग्नि बीमा या दुर्घटना बीमा 1 साल के लिए कराया जाता है। हर साल इसे दोबारा कराना पड़ता है, रिन्यू कराना पड़ता है। दुर्घटना की स्थिति में हुई क्षतिपूर्ति कंपनी ही करती है। आजकल सड़क पर चलने वाले हर वाहन के लिए दुर्घटना बीमा करवाना अनिवार्य हो गया है। ठीक है बेटा, ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया। ये हमारे पर्सन है 9। ठीक है बेटा, और आगे भी हैं। ठीक है, हमारे इसमें पूरे चैप्टर में 12 पर्सन हैं और 12 के 12 पर्सन सभी बच्चों को करने हैं। देखो ये रहे हमारे 10, 11, 12 भी पर्सन हैं। एक हमारा इसमें मिलान करो है। ठीक है, हमें ये पर्सन करने हैं अभी सभी बच्चे करेंगे। कॉपी में साफ सुथरी राइटिंग में लिखेंगे। पहले हमें पर्सन हमारा आय कितने प्रकार की होती है। उत्तर इसका है पारिवारिक आय को निम्नलिखित हमने कितने वर्गों में बांटा था, 3 में। तो आय कितने प्रकार की हुई, 3। पहला मौद्रिक आय, दूसरा वास्तविक आय, तीसरा आत्मिक आय। बस इतना इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न हमारा मौद्रिक आय के उदाहरण दो। हमें मौद्रिक आय के उदाहरण बताने हैं। तो उसमें क्या था, हमने बताया था नौकरी से प्राप्त वेतन, व्यापार से होने वाला लाभ, मजदूरों का पारिश्रमिक, निवृत्ति वेतन, मकान, दुकान आदि, संपत्ति से प्राप्त किराया आदि। ये हमारा मौद्रिक आय के उदाहरण है।
तीसरा है अपने परिवार को उपलब्ध वास्तविक आय की व्याख्या करो। अब बेटा अपने परिवार में जो आप वास्तविक आय प्राप्त होती है उसके बारे में बताना है, वही अपने आप करोगे। इसमें बेटा हम वही लिखेंगे वास्तविक आय क्या होती है, उसको कितने वर्गों में बांटा गया है, ठीक है, वो लिख देना। फोर्थ हमारा क्वेश्चन, बचत का क्या अर्थ होता है, ठीक है बेटा, बचत का क्या अर्थ होता है। उत्तर है पारिवारिक आय का वह अंश जो परिवार अपनी वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात भविष्य के लिए बचा कर रखता है, उसको हम बचत कहते हैं। पांचवा प्रश्न है बचत करना क्यों आवश्यक है। इसमें हमारा है कि बचत करना क्यों आवश्यक है। नंबर 1 आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए, दूसरा है सुरक्षित भविष्य के लिए, तीसरा है पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए, चौथा है पारिवारिक जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, पांचवा अन्य आकस्मिक खर्चों के लिए, ठीक है बेटा, इसलिए हम बचत करते हैं। छठा हमारा है प्रश्न, बचत करने के मुख्य साधन कौन से हैं। बचत के मुख्य साधन अभी हमने पढ़े थे, 3 हैं, बैंक, डाकघर और जीवन बीमा। फिर है सातवां प्रश्न, तुम्हारे परिवार में बचत के कौन कौन से साधनों का प्रयोग किया जाता है। ये अपने आप लिखोगे कौन से साधनों का, हमने साधन अभी पढ़े हैं ना, 3 हैं, उनमें से आपके घर में कौन सा उपयोग किया जाता है उनके नाम लिख देना आप, ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, बैंक में धन जमा कराते समय जमा पर्ची कैसे भरनी चाहिए। जमा पर्ची, उत्तर क्या हमारा, जमा पर्ची में बैंक शाखा का नाम, तारीख, खाता नंबर, खातेदार का नाम, जमा की जाने वाली धनराशि शब्दों और अंकों में भरी जाती है। इसके अतिरिक्त किए जाने वाले नोटों का विवरण भरकर ही जमाकर्ता को अपने हस्ताक्षर करने होते हैं, ठीक है। ऐसे हम जमा पर्ची भरते हैं। जमा पर्ची अगर किसी के पास है तो उसको भी हम बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं जो बुक में है देख के, और वो भी लगा देना है यहाँ पे। फिर है 9वां हमारा प्रश्न है, चेक भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब ये पॉइंट हमारे, चेक भरते समय में किन बातों का ध्यान रखते हैं। क, चेक हमेशा साफ बड़े अक्षरों में पूरा भरना चाहिए। ख, चेक पर तारीख अवश्य भरनी चाहिए। चेक पर किए हुए खातेदार के हस्ताक्षर उसके प्रतिरूप हस्ताक्षर से मिलने चाहिए। ग, जहाँ तक संभव हो चेक पर काट कर कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। यदि कोई परिवर्तन किया गया है तो खातेदार को वह हस्ताक्षर कर देने चाहिए, ठीक है बेटा, ये हमारा है। फिर है प्रश्न नंबर 10 हमारा, जीवन बीमा से तुम क्या समझते हो, यह परिवार को नियमित बचत की आदत कैसे डालती है। उत्तर है, जीवन बीमा बचत का एक ऐसा साधन है जो परिवार को नियमित रूप से बचत की आदत डालता है और भविष्य में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। जीवन बीमा जो है आजीवन काल या एक निश्चित अवधि के लिए होता है। बीमे की अवधि समाप्त होने पर बीमेदार को बीमे की राशि बोनस सहित मिले जाती है। दुर्भाग्यवश बीमादार किसी मृत्यु होने पर बीमा की पूरी राशि बीमादार द्वारा घोषित उत्तराधिकारों को मिल जाती है, ठीक है बेटा। फिर है हमारा 11वां प्रश्न है, दुर्घटना बीमा क्या होता है, इसके क्या लाभ है। तो दुर्घटना बीमा क्या होता है, परिवार की संपत्ति जैसे मकान, दुकान, स्कूटर, कार आदि के लिए दुर्घटना बीमा कराया जाता है। यह 1 साल के लिए कराया जाता है तथा हर वर्ष इसे दोबारा कराना पड़ता है और परिवार की स्थिति में हुई क्षतिपूर्ति कंपनी करती है। तो वो हमारी क्या होती है, दुर्घटना बीमा, ठीक है। लाभ हमें यही हो कि उसकी क्षतिपूर्ति कौन कराती है, कंपनी कराती है। फिर है अब हमारे इसमें स्तंभ अ और स्तंभ ब का मिलान करना, हमें अ और ब दे रखा है। पहला मौद्रिक आय, प्रत्यक्ष वास्तविक आय, अप्रत्यक्ष वास्तविक आय और आत्मिक आय। अब इसको मिलान करना हमें अ को ब से। तो मौद्रिक आय का उदाहरण क्या है, नौकरी से प्राप्त वेतन, ठीक है बेटा। तो मौद्रिक आय कौन सा है, नौकरी से प्राप्त वेतन इसका उदाहरण है। फिर प्रत्यक्ष वास्तविक आय क्या होती है, जो कार्यस्थल से प्राप्त रहने के लिए उसको घर मिल गया, ठीक है, यूनिफॉर्म मिल गई, ये है। फिर तीसरा हमारा अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। अप्रत्यक्ष वास्तविक आय क्या होती है बेटा, सरकारी अस्पताल की सेवाएं प्राप्त होना, ये हमारा क्या होता है, अप्रत्यक्ष वास्तविक। फिर हमारा आत्मिक आय में क्या आएगा, मौद्रिक आय के व्यय से प्राप्त संतुष्टि, हमारा आत्मिक आय कहलाता है। ये मिलान करो भी हो गया है। तो सभी बच्चों को क्या करना है, ये सारे प्रश्न के उत्तर अच्छी तरह से करके और अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप पे भेज देना। धन्यवाद बेटा।